नमस्कार। कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो तो एक आईना बन जाती है हमारे समाज का। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं। ये कहानी है दोस्ती की, मासूमियत की और उन लकीरों की जो अक्सर हम इन दोनों के बीच खींच देते हैं। कहानी का नाम है टोपी शुक्ला। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही कितनी जबरदस्त है। सिर्फ एक लाइन, और ये लाइन इन दोनों किरदारों के रिश्ते की पूरी गहराई हमारे सामने रख देती है। मतलब ये कोई ऐसी वैसी दोस्ती नहीं है, ये एक ऐसा रिश्ता है जहां एक के बिना दूसरा सचमुच बिल्कुल अधूरा है। तो चलिए मिलते हैं इनसे, बलभद्र नारायण शुक्ला, जिन्हें सब प्यार से टोपी बुलाते हैं, और सैयद जरगाम मुर्तज़ा यानी अपने इफ़ान। हाँ, एक हिंदू लड़का और एक मुसलमान। लेकिन ठहरिए, ये कहानी उनके मजहब की है ही नहीं, ये कहानी है उनकी अटूट दोस्ती की। और एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है क्या है, कि टोपी कोई इफ़ान की परछाई नहीं और ना ही इफ़ान टोपी की। मतलब ये दो बिल्कुल अलग अलग शख्सियतें हैं जो अपने अपने माहौल में अपनी अपनी तरह से बड़े हुए। और शायद यही वजह है कि उनकी दोस्ती इस कहानी का इतना अटूट, इतना मजबूत हिस्सा बन जाती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए जरा झांक कर देखते हैं उन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में जहां से ये दोनों लड़के आते हैं। क्योंकि यही माहौल है जो आगे चलकर इनकी कहानी में होने वाले टकराव की जमीन तैयार करेगा। पहले बात करते हैं इफ़ान के घर की। उनके परदादा और दादा दोनों ही बहुत मशहूर मौलवी थे। उनकी सोच ऐसी थी कि वो काफिरों के देश में दफन तक नहीं होना चाहते थे। उनकी तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। लेकिन इफ़ान के जो पिता थे, सैयद मुर्तज़ा हुसैन, वो उस खानदान के पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो देख रहे हैं, यहाँ परंपरा और एक नई आधुनिक पहचान का कैसा संगम दिखता है। और अब चलते हैं दूसरी तरफ, टोपी के घर। यहाँ के मुखिया हैं डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, और उनका घर एक पक्का पारंपरिक हिंदू घर, जहां रीति रिवाजों को बहुत ही सख्ती से माना जाता है। हाँ, खाना वाना भले ही मॉडर्न डाइनिंग टेबल पर होता हो, लेकिन जो सोच थी, जो संस्कार थे, वो पूरी तरह से पारंपरिक थे। लेकिन इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच ना एक पुल भी था, एक ऐसा किरदार जो सच कहूं तो इस कहानी का दिल है, और वो थी इफ़ान की दादी। ये जो शब्द अभी अभी हमने सुने, ये इफ़ान की दादी के ही हैं। वो थी पूरब की, और उनकी वो जो मीठी सी पूर्वी बोली थी ना, वो बस टोपी के दिल में उतर गई थी। उस बोली में उसे एक ऐसा अपनापन, एक ऐसा प्यार मिला जो शायद उसे पहले कभी कहीं महसूस ही नहीं हुआ था। असल में बात ही यही थी। टोपी को अपनी सगी दादी से कहीं कहीं ज्यादा लगाव इफ़ान की दादी से हो गया था। क्यों? क्योंकि उसे उनमें एक माँ जैसा, एक बिल्कुल माँ जैसा प्यार मिलता था। एक ऐसा प्यार जिसमें कोई सवाल नहीं थे, कोई शर्तें नहीं थी। सोचिए जरा, वो दादी लखनऊ के इतने बड़े मौलवी घराने में आकर भी अपने मायके की कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती थी। वो घी पिलाई काली हांडियों का दही, अपने ही हाथ से लगाया हुआ दशहरी आम का पेड़, और बस खुलकर गाने बजाने की आज़ादी। यही सब बातें तो हैं जो उन्हें इतना अपना सा, इतना सच्चा बना देती हैं। और जहाँ तक इफ़ान की बात है, उसके लिए तो वो दादी कहानियों का एक जीता जागता खजाना थी। बहराम डाकू, अनौर परी, हातिम ताई, क्या क्या नहीं था उस खजाने में। रात को जब वो कहानियां सुनाती थी ना, तो बस इफ़ान की पूरी दुनिया रोशन हो जाती थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां मासूमियत टकराती है परंपरा की सख्त दीवारों से, और एक छोटा सा, बस एक छोटा सा शब्द एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देता है। देखिए, इफ़ान के घर रोज का आना जाना था, तो जाहिर है टोपी को वहां के शब्द अच्छे लगने लगे थे, जैसे अम्मी, अब्बू, बाजी। ये शब्द उसे इतने प्यारे लगते थे कि वो उन्हें गुड़ की डली की तरह मन ही मन चबाता रहता। एक अजीब सी मिठास महसूस होती थी उसे इन लफ्जों में। फिर एक दिन की बात है, शुक्ला परिवार रात के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। माहौल बिल्कुल सामान्य था, सब कुछ रोज जैसा ही लग रहा था। खाने में था बैंगन का भुर्ता, जो टोपी को बहुत पसंद था। तो उसने अपनी माँ राम दुलारी जी से बस इतना कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। और बस वही एक शब्द काफी था, अम्मी। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकला, मेज पर एकदम सन्नाटा छा गया। जो हाथ जहां था वहीं रुक गया। सबकी आंखें बस टोपी पर जाकर जम गईं। और फिर उसकी माँ
राम दुलारी ने पूछा, ये लफ्ज़ तुमने कहाँ से सीखा? बस फिर क्या था। ऐसा लगा जैसे परंपरा की दीवारें हिल गई हों। घर में हंगामा मच गया। सोचिए, एक मासूम से शब्द के लिए टोपी की कितनी पिटाई हुई। उससे ये तक पूछा गया कि क्या उसने किसी मियाँ के लड़के से दोस्ती कर ली है। इस तूफान के बाद जो खामोशी छाई ना, वो उस हंगामे से भी ज्यादा भारी थी। और अब हम कहानी के सबसे सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। पिटाई तो हुई ही, लेकिन उसके बाद जब उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू ने उस पर कबाब खाने का झूठा इल्जाम भी लगा दिया, तब टोपी सच में पूरी तरह से अकेला पड़ गया। उसका बदन तो दुखी रहा था, पर उससे कहीं ज्यादा दर्द उसके दिल में हो रहा था। और फिर अगले ही दिन टोपी को एक और बुरी खबर मिली। इरफान की दादी नहीं रहीं। वो एक इंसान, दुनिया में वो एक इंसान जिससे उसे बिना किसी शर्त के प्यार और अपनापन मिला था, अब जा चुकी थी। और उसी अकेलेपन में, उसी दुख में, टोपी ने इरफान से एक सवाल पूछा। एक इतना मासूम सवाल कि सुनकर दिल टूट जाए। उसने पूछा, ऐसा ना हो सकत का कि हम लोग दादी बदल ले? ये सवाल नहीं था, ये एक बच्चे के टूटे हुए दिल की आवाज़ थी। और इरफान का जवाब वो भी उतना ही मासूम था, पर उसमें एक कड़वी हकीकत छिपी थी। उसने कहा, ये नहीं हो सकता टोपी, जो मेरी दादी हैं वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो हैं। दादी के जाने और इरफान का ये जवाब सुनने के बाद शायद उस दिन टोपी को पहली बार सही मायनों में अकेलेपन का मतलब समझ आया। सोचिए, उसका घर भी था, उसका दोस्त भी था, पर वो बिल्कुल अकेला था। और ये कहानी हमें बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? बचपन की इतनी पाक, इतनी मासूम दोस्ती मजहब और रिवाजों की इन ऊंची दीवारों से जाकर क्यों टकराती है? इस पर सोचिएगा जरूर।